अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। न्यू नॉवेल के न्यू एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर है। नॉवेल शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि नॉवेल को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे। तो चलिए आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेते और नॉवेल की तरफ चलते हैं। पहले रिमाइंडर पढ़ेंगे और उसके बाद एपिसोड की तरफ चलते हैं। मुसर्रत अपने कामों में उलझी थी, सो ध्यान न दिया और इसने खामोशी से सारे कपड़े और चीजें अलमारी में रख दी। फिर रोज का यही मामूल बन गया। नादिया के वालिद की एकेडमी से इसने महीने भर की छुट्टी ले ली और सुबह से शाम ढले फवाद के साथ फैक्ट्री चली जाती। इसने आगा जान से पैसे मांगने छोड़ दिए थे और जब सिदरा की मंगनी के लिए आगा जान ने इसे कपड़े बनवाने के लिए चंद सौ देने चाहे तो इसने बेनियाजी से इनकार कर दिया। थैंक यू आगा जान, मगर मेरे पास पहले ही बहुत हैं। तीन तीन ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरे खर्चे पूरे हो ही जाते हैं। फिर भी अगर चाहिए होंगे तो आपसे मांग लूंगी। आगा जान और ताई मेहताब ने फिर कभी इसके शाम को घर आने पर एतराज न किया। महमल इनसे पैसों का मुतालबा नहीं करती, इन्हें और क्या चाहिए था। सीढ़ियों के साथ लगे कद आदम आईने के सामने खड़ी वो कान में झुमका पहन रही थी। झुमका चांदी का था, इसके सिल्वर चूड़ीदार पजामे जैसा और सब्ज कमीज पे ऐसा ही सिल्वर काम था और दुपट्टा तो यूं था जैसे सब्ज आसमान पे तारे बिखरे हों। छोटी आस्तीनों से इसके गोरे गद्दार बाजू नुमाया थे और नाजुक कलाइयों में भर भर के सिल्वर और सब्ज चूड़ियां, हल्का सा मेकअप और सुनहरे भूरे बाल सीधे शानों पे बिखरे थे। झुमका कान में जाके ही नहीं दे रहा था। वो चुन्नियों भरे दोनों हाथों से झुमके को कान के सुराख में डालने की कोशिश कर रही थी। सब बाहर लॉन में जमा थे। मंगनी का फंक्शन शुरू था और एक एक इसकी तैयारी रहती थी। उफ वो इसे झिझला कर झुमका कान से हटाया। कान की लो सुर्ख पड़ चुकी थी। अब क्या करूं? इसी पल आईने में इसके पीछे फवाद का चेहरा उभरा। फवाद भाई, वो हैरान सी पलटी। आप इधर? सब तो बाहर हैं। तुम भी तो इधर हो। वो इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। ब्लैक सूट में वो इनका स्मार्ट बंदा बिल्कुल पलक झपके जैसे मबहूत सा इसे देखे जा रहा था। इसकी नजर बिला इरादा ही झुक गई। तुम कितनी खूबसूरत हो महमल। महमल का दिल जोर से धड़का। इसने वो मुश्किल पलकें उठाई। वो इन्हीं मखमूर निगाहों से इसे देख रहा था। इसकी नजरों की हिद्दत से इसके रुखसार सुर्ख पड़ने लगे। वो वो झुमका पहना नहीं जा रहा। वो घबरा कर जैसे इधर उधर देखने लगी। इधर दिखाओ। फवाद ने इसके हाथ से झुमका लिया, जरा सा झुका और एक हाथ से इसका कान पकड़ा, दूसरे से झुमका डाल दिया। लो, इतनी सी बात थी और तुमने पूरा कान सूख कर डाला। इसने नाव लहजे में कहते हैं होले से इसके भूरे बालों को छुआ और फिर पीछे हट गया। वो भी संभल कर झुमके का सहारा लगाने लगी। एकदम भी फवाद कुछ कहे बिना बाहर निकल गया और वो जो पिछले लम्हे के फंसों में खोई थी चौंक कर पलटी। वो दरवाजा बंद करके जा चुका था। ये क्या? वो लचकर आईने की तरफ पलटी तो ठटक गई। हसन सीढ़ियों के ऊपर खड़ा तीखी नजरों से इसे देख रहा था। वो गड़बड़ा कर जल्दी जल्दी बालों में ब्रश फेर कर जाने लगी, मगर हसन सीढ़ियां तेज तेज फलांगता नीचे आया और अगर आज के बाद मैंने तुम्हें फवाद के 10 फीट के करीब भी देखा तो टांगे तोड़कर घर बिठा दूंगा, समझी? गुस्से से इसकी कलाई पकड़कर इसने इतनी जोर का झटका दिया कि वो चीख पड़ी। हसन भाई, आई समझ या नहीं? इसने दोबारा झटका देकर इसकी कलाई छोड़ी और एक हौसली निगाह डालकर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। वो साकित से अपनी जगह खड़ी रह गई। इसने सब चूड़ियों वाली कलाई थामी थी और आधी से ज्यादा चूड़ियां तड़ तड़ करके टूटकर गिरने लगी थी। बहुत सा कांच इसे चुभ गया था और जगह जगह से खून के कतरे रिसने लगे थे। ये हसन भाई, इन्हें क्या हुआ? वो दुख से अपनी जख्मी कलाई देखती रह गई। सब कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे थे। इसकी आंखों में आंसू आ गए। यतीम होने का ये मतलब था कि जिसका दिल चाहे इस पे हाथ उठाए। वो आंसू पीती, अंदर लगे जख्म को बमुश्किल बर्दाश्त कर मरहम लगाती, झुक कर कान चुनने लगी। दिल चाह रहा था कि खूब रोए, मगर खुद को संभाले वो दूसरी चूड़ियां पहन कर बाहर आ गई। सिदरा बड़े सोफे पर दुल्हन की तरह सजी सबरी बैठी थी। आम सी शक्ल की सिदरा बहुत मेकअप के बावजूद भी आम लग रही थी। इसका मंगेतर कदरे मोटा था और खासा शर्माया हुआ भी। इसमें कुछ ऐसा ना था कि कोई मुतासिर होता। और निदा और सामिया तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर दिल जले तबसरे भी कर रही थी। सुनने में आया था कि वो मेहताब ताई की किसी सेकंड कजन का बेटा था। ये इस्लामाबाद में एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा था। जाने कब रिश्ता आया और हाँ हुई इसे और मुसरत को तो गैरों की तरह खबर दी गई थी। लॉन में कुमकुम और रोशनियों की बहार थी। वो जिस वक्त बाहर आई तो रस्म हो रही थी और समदने एक दूसरे को मिठाई खिला रही थी। सब हंस बोल रहे थे।
वो खामोशी से घास पे चलती हुई एक कुर्सी पे आ बैठी। इसका दिल उदास और आंखें गमगीन थी। फवाद भी वहीं स्टेज पे किसी बात से हंसता हुआ अपने बहनोई को मिठाई खिला रहा था। महमल ने इर्द गिर्द मतलाशी निगाहों से देखा। स्टेज के सामने घास पे साड़ी में मलबूस फिजा अपनी किसी जानने वाली खातून से हसन का तारुफ करा रही थी। हसन के बाजू को थामे वो बहुत फख्र से इसके मुतालिक बता रही थी और वो मुस्कुराते हुए इन खातून से बात कर रहा था। इसने भी ब्लैक डिनर सूट पहन रखा था और बिलाशुबा वो बहुत गुड लुकिंग लग रहा था। महबल ने दुख से इसे देखा। इस पल इसे हसद से बड़ा मुनाफिक और दोगला शख्स कोई ना लगा। हसन ने इसकी नाजुक कलाई को ही नहीं इसके दिल को भी जख्म कर दिया था। सारे फंक्शन का वजह खराब हो गया था और इतनी बददिल और गमज़दा बेटी थी कि एहसास ही नहीं हुआ वसीम कब इसके साथ आ खड़ा हुआ। आज कितनों को गिराने का इरादा है सरकार? वो एकदम बहुत करीब आकर बोला तो वो उछली। वो अपनी असली लोफराना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। बड़े लश्कारे हैं छोटी कजन, खैरियत? वो मायने खेजी से फिर मुस्कुराया तो वो घबरा कर उठी और लड़कियों के ग्रुप की तरफ बढ़ गई। साथ ही बार बार पीछे मुड़ कर देखती। वसीम इधर उधर घूमते मुसलसल इसे अपनी निगाहों के हसार में रखे हुए थे। वो बचती बचाती लोगों में ही घिरी रही। वो सब कजन बहुत खुश और एक साथ मुकम्मल नजर आ रहे थे। सिर्फ एक वो फालतू किरदार थी। हालांकि कितनी ही औरतों ने पूछा था कि ये सब्ज और सिल्वर कपड़ों वाली लड़की कौन है। वो थी ही इतनी मुनफरिद और अलग। मगर हर शे से बेखबर वो सारा वक्त अफसरदा ही रही। सिदरा की मंगनी पे जितने शोगल और मजे का इसने सोचा था इससे बढ़कर वो बदमजा हुई थी। फवाद इसे ऑफिस में छोटे मोटे काम देने लगा। ज्यादातर इसे सुपरविजन पे ही लगा था। ये ड्राफ्ट बनवाना है अपनी निगरानी में, फाइनेंस के जाके साहब से बनवा लो, इस चेक पे साइन करवाने हैं मुफ्ती साहब से करवा लो। और ये सारे काम बहुत एतमाद तलब होते थे। इसे अच्छा लगता था कि वो इस पे भरोसा करता है, इसका ख्याल करता है। दोपहर का खाना वो इकट्ठे ही खाते। बाकी वक्त वो अपने ऑफिस में काम करता तो महमल अपने कैबिन में बैठकर दूसरों का बगौर मुशाहिदा करती। कभी कभी इसे एहसास होता कि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी ना तो वो ज्यादा काम के बारे में समझ पाई है और ना ही वो और फवाद ज्यादा करीब आए हैं। वो हमेशा इसकी पसंद की चीज मंगवाता, इसकी से इसकी स्टडीज और मशागिल के मुतालिक हल्की फुल्की गुफ्तगू करता। मगर इस शाम आईने के सामने खड़े होकर झुमका पहनाने जैसी बेखुदी और जुर्रत फिर इसने नहीं की थी। इस रोज वो सुबह फवाद के साथ ऑफिस नहीं गई थी। दोपहर में स्टॉप पे आना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो सुबह धीरे से कह गया और अब वो मसरूर सी दोपहर के इंतजार में ऊपर टेरेस पे बैठी चाय पी रही थी। जाने फवाद को क्या बात करनी थी, इतना क्या खास काम था। वो टांग पे टांग चढ़ाए बैठी चाय के सिप लेती सोचे जा रही थी। निगाहें यूं ही सामने वालों के लॉन की तरफ भटक रही थी। वहां घास पे सफेद चादरें बिछी हुई थी और इन पे सफेद शलवार कमीज और टोपियों वाले मदरसे के बच्चे हिल हिल कर सिपारा पढ़ रहे थे। दरमियान में एक छोटी मेज थी, इस पे एक बड़ा सा कुरान पाक और कुछ सिपारे रखे थे। साथ ही अगरबत्तियां जल रही थी। वो बिला इरादा ही बड़े बंद कुरान को देखेगी ही जहन के किसी नेहा खाने से वो चेहरा निकलकर इसकी आंखों के सामने आया था। सिया पाम लड़की का चेहरा, सियाह आंखें और मोटे मोटे स्याही माइल होंठ वो मुझे को सीने से लगाए लंगड़ाती हुई सड़क पे दूर जा रही थी। कभी कभी से वो मंजर याद आता तो यूं लगता था कि शायद शायद जाते समय इसकी सियाह आंखों में आंसू थे। वो क्यों रो रही थी वो समझ न पाई थी। इसी तरह बच्चे हिल हिल कर सिपारा पढ़ रहे थे। इसने देखा कोने में बैठे एक बच्चे ने सिपारे का सफा उलटते हुए एहतियात से इधर उधर देखा और फिर दो सफे उलट दिए। चंद लम्हे बाद इसने फिर निगाह आसपास घुमाई और किसी को मुतवज्जो ना पाकर 3 सफे फिर से इकट्ठे उलट दिए और फिर बुलंद आवाज में लहक लहक कर पढ़ने लगा। ना चाहते हुए भी माहौल हंस दी। वो छोटा सा बच्चा अपनी दानिश में अपने इर्द गिर्द लोगों को धोखा दे रहा था या फिर शायद रब को, वो जान ना पाई। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उठकर सिपारा रखने लगे, यहाँ तक के से सारे सिपारे का वापस मेज पर ढेर लग गया तो कारी साहब ने करीब खड़े मुलाजिम को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। कुरान खानी हो चुकी है, ब्रिगेडियर साहब को बुला दीजिए कि दुआ में शिरकत कर लें। मुलाजिम सर हिलाकर अंदर चला गया। वो फवाद को भूलकर दिलचस्पी और तजस्सुस से रीलिंग पे झुकी सारी कार्रवाई देखने लगी। चाय का कप इसने एक तरफ डाल दिया था। चंद मिनट बाद मुलाजिम बरामदा अबूर करके लॉन में उतर आया। कारी साहब जो मुंतजिर थे बैठे थे सवालिया निगाहों से इसे देखने लगे। सर कह रहे हैं कि वो बिजी हैं, दुआ में शिरकत नहीं कर सकते, मगर आपका शुक्रिया कि आपने कुरान पढ़ा दिया। सर कह रहे हैं कि इन्हें सुकून नहीं है, बाकी सब ठीक है, बस यही दुआ करवा दे कि इन्हें सुकून मिल जाए। कारी साहब ने गहरी सांस ली और दुआ के लिए हाथ उठा दिए।
वो जैसे शौक से सारा मंजर देख रही थी। दिल में मालूम सा अफसोस उतर आया था, एक अजीब सा एहसास नदामत, अजीब सी बेकली। वो इस एहसास को कोई नाम ना दे सकी थी। तो चाय का कप उठाए नीचे ने उतर आई और फिर दोपहर तक वो इस वाक्य को भूल भाल चुकी थी। स्टॉप पर मुकर्ररा वक्त पे फवाद की मर्सिडीज आती दिखाई दी तो वो खुश और पुरशौक से बेंच से उठी। कैसी हो? वो दरवाजा खोलकर अंदर बैठी तो वो मुस्कुराकर जिसे बेताबी से पूछ रहा था। ठीक हूँ फवाद भाई, आप कैसे हैं? वो सादगी से कहकर बैग कंधे से उतार कर पीछे रखने लगी। अपने अंदाज से इसने कभी फवाद पे ये जाहिर नहीं किया था कि वो इसके जज्बात तक रसाई हासिल कर चुकी है। वो हमेशा खुद को इसके एहसानों के बोझ तले ममनून जाहिर करती थी। आज का दिन बहुत स्पेशल है महमल, वो कार सड़क पे डालकर बहुत जोश से बता रहा था। आज मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। जी कहिए। अभी नहीं, अभी सरप्राइज नहीं खोल सकता। अच्छा ऐसा क्या है फवाद भाई, तुम खुद देख लेना। खैर अभी तो हम शॉपिंग पे चल रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी स्पेशल लेना है, कपड़े? मगर अभी तो कोई फंक्शन करीब नहीं है। है ना, आज है कुछ खास? अच्छा, कौन कौन होगा इधर? मैं और तुम। इसने मुबहम सा मुस्कुरा कर आंखों की में देखा। ऑफिस में? वो कुछ कुछ समझ रही थी मगर अनजान बन रही थी। ओहो, मैरियट में। आज हम साथ डिनर करेंगे। मैरियट? लम्हे भर को तो वो सांस लेना भूल गई। मैरियट में डिनर तो क्या, इसे तो कभी अंदर से मैरियट की शक्ल भी ना देखी थी। लेकिन फिर डिनर का लफ्ज इसे जरा सा परेशान कर गया। मैं इतनी रात को क्या कहकर बाहर रहूंगी फवाद भाई? नहीं, हम जल्दी आ जाएंगे और आज रात मैं खुद तुम्हें घर लेकर जाऊंगा, सबके सामने, लेकिन अफकोर्स तुम्हारे जवाब के बाद। जवाब? किस चीज का जवाब? कुछ पूछना है तुमसे। इसका दिल जोर से धड़का। क्या वो समझ रही थी सच था? मगर क्या? ये तो वही बताऊंगा। आओ कुछ कपड़े लेते हैं तुम्हारे। वो कार पार्क करके सीट बेल्ट हटा रहा था। मगर ये ठीक तो है, इसने मामूली सा एहतजाज किया। आज तुम्हें स्पेशल तैयार होना पड़ेगा। इसके अंदाज में नर्म सी धौंस थी। वो हंसकर अच्छा कहती नीचे उतर आई। वो इसे एक खासे महंगे बुटीक पर ले आया। कपड़ों से ज्यादा कपड़ों की कीमतें होश उड़ा देने वाली थी। वो खुद ही आगे बढ़कर कपड़े इधर उधर उलट पुलट कर देखने लगा, फिर रुक कर पूछा, तुम्हें साड़ियाँ पसंद है महमल? साड़ियाँ? वो हैरान हुई। जी मगर वो बहुत फॉर्मल, कोई अगर मगर नहीं। ये साड़ी देखो कैसी है। इसने एक स्याह साड़ी आगे की स्याह से शिफॉन की साड़ी पे सिल्वर मुकेश बिखरी थी। वो इतनी खूबसूरत झिलमिलाती साड़ी थी कि नजरें खेरा करती थी। अच्छी है मगर बहुत कीमती। तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है, ये पैक कर दे। फिर मैचिंग जूते और एक नाजुक सा सिल्वर रंगों वाला आर्टिफिशियल कंगन लेते वक्त खासा वक्त लग गया। दोपहर ढलने लगी थी जब वो ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शॉप में महमल का दिल जोर से धड़का था। क्या फवाद इसके लिए कुछ इतना कीमती लेने जा रहा था? क्या वो इसके लिए इतनी खास थी? डायमंड रिंग दिखाइए। वो कुर्सी खींच कर टांग पे टांग रखे बैठा कदरे तहक्कुम और रौब से बोला तो महमल तो सांस लेना ही भूल गई। खुदा इस तरह चप्पड़ फाड़ कर भी मेहरबान होता है, इसे आज ही पता चला था। मोहम्मद बारिश सुनार साहब ने फौरन कुछ स्याह केस सामने की और जैसे जैसे वो स्याह केस खोलते जा रहा था, जिगर जिगर करती हीरे की अंगूठियों से इसकी आंखें चुंधिया रही थी। सर, सोलिट्राइड में दिखा दूं? हाँ बिल्कुल। वो तो बिल्कुल चुप सी बैठी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि रिएक्ट किस तरह करे। फवाद को कोई रिंग पसंद नहीं आ रही थी, उससे राय भी नहीं ले रहा था, बस धड़ाधड़ अंगूठियां रद्द करता जा रहा था। यूं करो तुम पहले तैयार हो जाओ, रिंग बाद में ले लेंगे। शॉप से निकलते हुए इसने घड़ी देखी। मेरी 6 से 7 एक मीटिंग है, बहुत जरूरी। मैं इसे नहीं कर सकता। 6 से 7 तुम्हें मेरे साथ ऑफिस में बैठना पड़ेगा और फिर 7 बजे हम इकट्ठे मैरिज के लिए निकलेंगे। तो तुम अभी तैयार हो जाओ। किधर? वो वाकई हैरान हुई। पार्लर में। और किधर? मैंने तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले ली थी, तुम सिर्फ अंदर जाना और वो तुम्हें तैयार कर देंगे। वो इसे करीबी पार्लर ले आया और फिर वैसे ही हुआ जैसे उसने कहा था। मैं 1 घंटे बाद जब वो पार्लर के कदादा आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी तो उसने खुद पे रश पाया था। सिया मुकेश की झिलमिलाती साड़ी में इसका दराज का सिया सिल्वर पेंसिल हील के बायस मजीद नुमाया हो गया था। लंबी सुराही सी गर्दन ऊंचे जूड़े के बायस बेहद दिलकश लग रही थी। जूड़े से चंद एक लटे घुंघराले करके इसकी गर्दन रुखसारों पे झूल रही थी। लाइट लिपस्टिक के साथ ब्लैक स्मोकी आईज और स्याह ब्लाउज की छोटी आस्तीनों से छलकते इसके बेहद गोरे सुनहरे से बाजू। जरा सी मेहनत से वो इतनी हसीन लग रही थी कि खुद को देख देख कर इसका दिल नहीं भर रहा था। वो बाहर आई जो वो इसके इंतजार में गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था, बेख्तियार सीधा हुआ
और फिर मबहूत सा देखता रह गया। वो साड़ी का पल्लू उंगली से लपेटे एहतियात से सैलून के बाहर की सीढ़ियां उतर रही थी। इतनी हसीन हो तुम महमल, मुझे इतने बरस पता ही नहीं चला। वो जैसे मुतासिफ हुआ था, वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। थैंक यू, चलें। इसने आसमान को देखा जहां शाम ढलने को थी। हाँ, मेरी मीटिंग शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है, चलो। एक भरपूर मुस्कुराती निगाह इस पर डालकर वो कार का लॉक खोलने ही लगा था कि इसका सेल फोन बज उठा। इस वक्त कौन? कहते कहते इसने स्क्रीन को देखा और फिर चौंक कर फौरन कान से लग गया। जी मलिक साहब, खैरियत? जी क्या मतलब? इसने लब भेज कर कुछ देर को दूसरी तरफ से सुना। मगर आपने इनको बताया था कि आपको मैंने ही भेजा है। मगर क्यों? उन्होंने साइन क्यों नहीं किए? और एकदम से फवाद के चेहरे पर बढ़ते गुस्से की लहर दिखाई दी। आप सीनियर ऑफिसर हैं या जूनियर? इन्हें इससे क्या गर्ज? आपको पता है मलिक साहब, अगर उन्होंने फाइल साइन ना की तो सुबह तक हमारी फैक्ट्री डूब जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। इसने रुक कर कुछ सुना और एकदम जैसे बिदका। क्या मतलब? मैं इस वक्त कैसे आ सकता हूँ? इतनी दूर मेरी मीटिंग है सदीक साहब के साथ। 6-7 मैं अभी एएसपी साहब से कैसे मिलने आ सकता हूँ? क्या बकवास है? इसने झल्ला कर फोन बंद कर दिया। क्या हुआ? वो घबरा कर करीब आई। मालूम नहीं अब क्या होगा। वो परेशानी से कोई नंबर प्रेस करने लगा। लम्हे भर को तो वो जैसे भूल ही गया था कि वो इसके साथ खड़ी है। जी राव साहब, मैंने मलिक इलियास को भेजा था आपकी तरफ। मगर राव साहब, इतनी भी क्या बेएतबारी। इसने रुक कर दूसरी तरफ से सुना और फिर जैसे जब्त करते हुए बेबसी से बोला, आपके एएसपी का दिमाग तो ठीक है, इसके बाप जागीरदार होगा अपने गांव का। हम इनके मतारे नहीं हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि इनकी एक कॉल पे चलाए। ना ही वो लम्हे भर को रुका और फिर, मैं कुछ देर में आपको बताता हूँ, कहकर वो अब कोई और नंबर मिलाने लगा। एएसपी हुमायूं दाद, जाने क्या मसला है इस शख्स का। महमल बददिल सी इसके साथ गाड़ी के बाहर खड़ी थी। न जाने क्या हुआ था। दिल में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे। खैरियत है फवाद भाई? खैरियत ही नहीं है। एएसपी का बच्चा जान को आ गया है, कहता है कंपनी के मालिक को वो भेजो तो फाइल अप्रूव होगी। मैं मुलाजमों से बात नहीं करता, अब किसको भेजूं इधर? वो अभी इसी वक्त बुला रहा है और इसके घर पहुंचने में आका जान या हसन को 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। और अगर ना पहुंचे तो मेरा करोड़ों का प्रोजेक्ट डूब जाएगा। वो झंझला कर बार बार किसी को फोन मिलाता बहुत बेबस लग रहा था। अब यही हल है कि मैं अभी इसके पास चला जाऊं और वापस आकर सिद्दीकी साहब से मीटिंग कर लूं और डिनर कैंसिल। इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। करना पड़ेगा महमल। इसने हाथ रोककर महमल का तारीख पड़ता चेहरा देखा। आई एम सॉरी, मैं तो यूं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर मेरी मजबूरी है। वो मुलाजमों से बात नहीं करेगा, हर के बंदे को ही जाना पड़ेगा। मैं भी मुलाजिम हूँ वो फवाद भाई, एक ख्याल से इसके जहन में उभरा। क्या मतलब? वो जैसे चौंका। अगर अगर मैं आपके 2 कामों में से कोई एक काम कर दूं तो तब तो हम डिनर पे जा सकते हैं ना? वो हिचकिचा कर बोली कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। अरे मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया? तुम भी तो कंपनी के ओनर्स में से हो, तुम भी तो ये फाइल साइन करवा सकती हो। बल्कि यूं करते हैं, तुम ड्राइवर के साथ फाइल लेकर चली जाओ, जब तक मैं सिद्दीकी साहब से निमट लेता हूँ और फिर ड्राइवर तुम्हें होटल ले आएगा, ठीक? इसने मिनटों में सारा प्लान तरतीब दे दिया। वो गहरी सांस भर कर रह गई। ठीक है, मैं फिर चेंज कर लूं? नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है। इस तरह तो तुम वाकई पुरस्मात एग्जेक्टिव लग रही हो। ये सारी बिजनेस वुमेन फॉर्मली ऐसे ही ड्रेस अप होते हैं। मैं ड्राइवर को कॉल कर लूं? वो मुतमईन था, मगर महमल को कदर अजीब सा लग रहा था। वो इतनी कीमती और झिलमिलाती साड़ी में किसी फंक्शन के लिए तैयार लग रही थी, किसी ऑफिशियल मामले के लिए मौजूद नहीं। लेकिन अगर फवाद कह रहा था तो ठीक ही कह रहा होगा। ये ख्याल कि वो डिनर पर जा रहे थे इसे फिर से एक्साइटेड कर गया। सारा रास्ता वो पिछली सीट पे टेक लगाए आंखें मूंदे इस हीरे की अंगूठी के मुतालिक सोचती आई थी, जो फवाद ने यकीनन ले ली होगी। और जब वो ताई अम्मा के सामने खड़ी होकर मोहम्मद से शादी की बात करेगा, तब तो मानो घर में तूफान ही आ जाएगा। मगर अच्छा है, ऐसा एक तूफान इन फिरौनों को लड़ाने के लिए आना चाहिए। वो पुरसुकून, मुतमईन और पुरएतमाद थी। गाड़ी तवील ड्राइव वे उबूर करके पोर्च में रुकी तो वो एक सताइशी निगाह खूबसूरत से लॉन पे डालती नीचे उतरी। मेन डोर पे एक सूटेड बूटेड उधेड़ उम्र शख्स जैसे मुंतजिर सा खड़ा था। एसपी हुमायूं दाऊद। इसने जहन में अंदाजा लगाया और फाइल मजबूती से पकड़े एतमाद से चलती इनके करीब आई। मैं आगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से। जी मैडम महमल इब्राहिम, आइए। एसपी साहब अंदर आपका ही इंतजार कर रहे हैं। इसने दरवाजा खोल कर रास्ता दिया। वो लम्हे भर को हिचकिचाई फिर खुद को ढांपते हुए अंदर कदम रखा। रोशनियों में घिरा वो बेहद नफीस और कीमती सामान से आरास्ता
घर अंदर से इतना खूबसूरत था कि खुद को संजीदा रखने की कोशिश करने के बावजूद इसकी निगाहें भटक भटक कर अतराफ का जायजा ले रही थी। एसपी साहब किधर हैं? वो अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। वो इसके आगे तेज तेज चलते हुए लाउंज में ले आया। सर, ये पहुंच गई हैं। इसने लाउंज में कदम रखा तो सामने बैठे शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा पाया। वो टांग पे टांग रखे सोफे पे बैठा था। हैंडसम मगर मगरूर नकूश वाला चेहरा, जेल से बाल पीछे किए, ब्लैक कोट में मलबूस जिसके अंदर सफेद शर्ट के 2 बटन ऊपर से खुले थे। एक हाथ में ऑरेंज जूस से भरा वाइन ग्लास पकड़े वो बगौर इसे अंदर आते देख रहा था। एक लम्हे को तो महमल के कदम डगमगाए। इसका पाला ज्यादातर घर के लड़कों से ही पड़ा था। फवाद और हसन खुश शक्ल थे, कुछ दौलत की चमक दमक से भी स्टाइलिश लगते थे। बाकी इसके चचाओं में भी कोई इतना मुतासिर कुन शख्सियत का मालिक ना था जितना सोफे पे बैठा वो मगरूर से दिखने वाला शख्स था। हैंडसम, बेहद हैंडसम, इतना वजिया मर्द इसने पहली मर्तबा देखा था। वो ना चाहते हुए भी मरूब हो गई। वो खामोशी से इसे बगौर जांचती निगाहों से देखता रहा, यहाँ तक कि वो आकर सीधा सामने वाली सोफे पर बैठी और फाइल सामने मेज पर रख दी। अब इसका एतमाद किसी हद तक बहाल होने लगा था। ये फाइल अप्रूव करवानी थी एसपी साहब। वो टांग पे टांग रखे इस मुकाबिल बेटी खासी एतमाद से बोली तो वो जरा सा मुस्कुराया, फिर सामने हाथ बांधे खड़े सूटे बूटे शख्स को देखा। इनको आगा फवाद करीम ने ही भेजा है राव साहब, मुस्कुराकर कहते हुए इसने जूस का गिलास लबों से लगाया। महावल ने जरा चौंक कर राव को देखा, वो भी मुस्कुरा दिया था। कुछ था इन दोनों की मायने खेज मुस्कुराहट में के दूर इसके जहन में खतरे का अलार्म बजा। तो आप फाइल अप्रूव करवाने आई हैं? वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराती निगाहों से कह रहा था। महमल को हुलझन होने लगी। जी, ये आहा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की फाइल है। और आपकी अपनी फाइल वो कहाँ है? इसने ग्लास साइड पे रखा और कदरे झुककर हाथ बढ़ाकर फाइल उठाई। मेरी कौन सी फाइल? कुछ था जो इसे कहीं गलत लग रहा था, कहीं कुछ बहुत गलत लग रहा था। आप जाएं राव साहब। इसने फाइल के सफ़े पलट कर एक सरसरी निगाह डाली और फिर फाइल इसकी तरफ बढ़ाई। महमल लेने के लिए उठी मगर बहुत तेजी से राव साहब ने आगे बढ़कर फाइल थामी और जाकर आगा फवाद के ड्राइवर को कहें कि फाइल अप्रूव्ड है, सुबह इनको रसीद मिल जाएगी। बेहतर सर। राव साहब फाइल लेकर पलटे तो वो उठ खड़ी हुई। मुझे दे दे, मैं ले जाती हूँ। वो दोनों एकदम चौंके थे और फिर रुक कर एक दूसरे को देखा। हुमायूं ने इशारा किया तो राव साहब सर हिलाकर बाहर निकल गए। आप बैठिए मदाम, ड्राइवर दे आएगा। एकदम ही इसके कानों में खतरे की घंटी जोर जोर से बजने लगी। इसे लगा वो गलत वक्त पे गलत जगह और गलत लोगों के दरमियान आ गई है। इसे वहां नहीं आना चाहिए था। नहीं, मैं चलती हूँ। वो पलटने ही लगी थी कि वो तेजी से उठा और जोर से इसको बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। इसके लबों से चीख निकली, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। जो कहा जा रहा है वही वैसा ही करो। इसके बाजू को अपनी आहनी गिरफ्त में दबोचे वो गुर्राया था। लम्हे भर को तो जमीन आसमान महमल के निगाहों के सामने घूमने लगे। छोड़े मुझे। वो संभल ही ना पाई थी कि हुमायूं दाऊद ने इसकी दोनों बाजुओं को हाथों में पकड़कर इसे झटका देकर अपने बिल्कुल सामने किया। ज्यादा चालाकी दिखाई तो अपने पैरों पे घर नहीं जाओगी। मम, मुझे छोड़े, मुझे घर जाना है। महमल ने इसको परे धकेलना चाहा मगर इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। घर जाना है? घर ही जाना था तो ये इतना बनाव सिंगार क्यों किए थे? हूँ। इसने हौले से इसकी डोरी को उंगली से ऊपर किया। दूसरे हाथ से कोहनी इतनी मजबूती से जकड़ रखी थी कि वो हिल ना पाई और घबरा कर चेहरा पीछे कर लिया। मैं फंक्शन पे जा रही थी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आप फवाद भाई से मेरी बात कराएं, इन्हें बताएं कि भाई। वो चौंका। आगा फवाद तुम्हारा भाई है? जी जी, वो मेरे भाई हैं। आप बेशक इनसे पूछ लें। मुझे यहाँ नहीं आना था, फवाद भाई को खुद आना था मगर इनकी मीठी थी। वो एकदम रोने लगी थी। आप प्लीज मुझे घर जाने दें। मैं गलत लड़की नहीं हूँ, मैं इनकी बहन हूँ। झूठ बोल रही है। राव पीछे आ खड़ा हुआ था। इसी को इधर आना था। चंद हफ्ते पहले तो डील हुई थी सर, और इसी के नाम से हुई थी। कम उम्र, खूबसूरत और अनछुई। आगा ने कहा था ये हमारी डिमांड पे पूरी उतरती है। राव का लहजा सपाट था। मोहम्मद इब्राहिम नाम है ना तुम्हारा? तुम आगा की बहन कैसे हो सकती हो? वो 3 करोड़ के नफे के पीछे अपनी बहन को एक राहत के लिए नहीं बेच सकता। उसके इर्द गिर्द जैसे धमाके हो रहे थे। उसे बहुत जोर का चक्कर आया। वो गिरने ही लगी थी कि हुमायूं ने इसकी दूसरी कोहनी से पकड़कर इसे खड़ा रखा। अब सीधी तरह बताओ कि तुम हमें बेवकूफ बना रही हो या आगा ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है? तुम मेहमद इब्राहिम हो और वो फवाद करीम। वो तुम्हारा सगा भाई है। इतने अरसे से लड़कियां फराम कर रहा है,
पहले तो कभी अपनी बहन का सौदा नहीं किया। नहीं, इसने बेयकीनी से नफी में सर हिला दिया। आप झूठ बोल रहे हैं, फवाद भाई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी इनसे बात कराएं, आप खुद ही सुन लेना, वो मेरा वेट कर रहे हैं, हमें फंक्शन पे जाना था। हर आम इंसान की तरह महमल को भी झूठ की हल्की हल्की आदत तो थी ही, और इसी पुरानी आदत का कमाल था कि खुद ब खुद इसके लबों से डिनर की जगह फंक्शन निकला था। कहीं लाशऊर में इसे एहसास था कि अगर वो अपने और फवाद के खास डिनर का कहती तो वो इसे बुरी लड़की समझते। राव साहब, आगा फवाद को फोन मिलाए। राइट सर। राव मोबाइल पे में नंबर मिलाने लगा और स्पीकर ऑन रखे। इसने कहकर एक गहरी नजर महमल पे डाली जो बेकरार और हरासा सी राव के हाथ में पकड़े फोन को देख रही थी। जी राव साहब, एकदम कमरे में फवाद की आवाज गूंजी। माल पहुंच गया? पहुंच तो गया है, मगर पुर्जे आवाज बहुत देते हैं, आप बात कर लें। इसने फोन आगे बढ़ाकर महमल के कान से लगाया। हेलो फवाद भाई। वो रो पड़ी थी। फवाद भाई, ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आप प्लीज इनको बकवास मत करो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें वो डायमंड रिंग चाहिए या नहीं चाहिए, है ना? तो जैसे एसपी साहब कहते हैं करती जाओ। फवाद भाई, वो हलक के बल चिल्लाई, ये मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे, वो जो करते हैं करने दो। सिर्फ एक रात की ही तो बात है, अब ज्यादा बक बक मत करना। सुबह तुम्हें ड्राइवर लेने आ जाएगा। सातों आसमान इसके सर पर टूटे थे, वो साकित सी खड़ी रह गई। सिर्फ एक रात की ही तो बात है, सिर्फ एक रात की ही तो बात है। इसकी आवाज इसके जहन में हथौड़े बरसा रहे थे। बस एक डायमंड रिंग का लारा दिया है इसने तुम्हें, और तुम तो कहती हो वो तुम्हारा भाई है। फोन इसके कान से हटाकर बंद करते हुए हुमायूं ने तजिया से मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। वो इसी तरह पत्थर का बेजान बोझ बनी खड़ी रही। इसका जहन, दिल, कान, आंखें सब बंद हो चुके थे। राव साहब, पता कराएं कि ये वाकई फवाद करीम की बहन है या नहीं, और इसकी बात में कितनी सच्चाई है, ये तो हम बाद में खुद मालूम करा लेंगे। शम्स, बच्चल, इसने जोर से आवाज दी। इसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। साकित खड़े वजूद में से सहमी सहमी जान आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी। इसकी आंखों के सामने अंधेरे बादल छाने लगे थे। दो गनमैन दौड़ते हुए अंदर आए थे। शम्स, इसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दो और ध्यान करना कि भागने ना पाए। और बच्चल, इससे पहले कि इसका फिक्रा मुकम्मल होता, महमल चकरा कर गिरी, और अगर इसने इसको दोनों बाजुओं से थाम ना रखा होता तो वो नीचे गिर पड़ती। महमल महमल, वो इसका चेहरा थपथपा रहा था। इसकी आंखें बंद होती गईं और जहन गहरे अंधेरों में डूबता चला गया। उसकी आंखों में नमी डाली गई थी, गीलेपन का एहसास था या कुछ और। इसने एकदम हड़बड़ा कर आंखें खोली। उठ जाओ, बहुत सो लिया। वो गिलास साइड टेबल पर रखकर सामने कुर्सी पे जा बैठा था। चंद लम्हे तो वो खाली खाली निगाहों से इसे देखती रही, और जब आहिस्ता आहिस्ता जहन बेदार हुआ तो जैसे चौंक कर सीधी हुई। वो बड़ा सा पुरतईश बेडरूम था। कीमती सोफे, कालीन और भारी खूबसूरत पर्दे। वो एक बेड पर लेटी थी और इसके ऊपर बेड को कवर डाला हुआ था। सामने कुर्सी पर वो उखड़े उखड़े तेवर के साथ टांग पर टांग रखे बैठा इसे देख रहा था। इसे याद आया वो इसे किसी कमरे में बंद करने की बात कर रहे थे जब वो शायद बेहोश हो गई थी। अब वो किधर थी और इसे कितनी देर बीत चुकी थी? घर में सब परेशान हो रहे होंगे। वो घबरा कर कदरे सीधी हो बैठी, और अभी तक इसी स्याह झिलमिलाती साड़ी में मलबूस थी और ब्यूटिशियन की लगाई गई सारी पेने वैसे ही कस के लगी थी। मम, मैं किधर हूँ? क्या वक्त हुआ है? सुबह हो गई? वो परेशान सी इधर उधर देखने लगी तो सामने वॉल क्लॉक पे निगाह डाली। 3:30 बज रहे थे। अभी सुबह नहीं हुई और आप वही हैं जहाँ आने के लिए फवाद ने आपको डायमंड रिंग का लालच दिया था। मुझे फवाद भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं फाइल साइन करवा कर वापस आ जाऊं। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो? आगा फवाद तो कहता है तुम इसके घर में पलने वाली एक यतीम लड़की हो, ना कि इसकी बहन। यतीम हूं तभी तो तुम जैसे अयाशों के हाथ बीच डाला इसने मुझे, जो मेरा सगा तायाजाद भाई था। तुम सब गिद्धों का बस यतीमों पर ही तो चलता है। वो फटफड़ी थी। मुझे ये आंसू और जज्बाती तकरीरें मुतासिर नहीं करती। और अब इत्मीनान से सिगरेट सुलगा रहा था। मुझे सिर्फ सच सुनना है और ठीक ठीक, वरना मैं थाने ले जाकर तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे सिर्फ ये बताओ कि इससे पहले वो तुम्हें कितना शेयर देता रहा है? किधर किधर भेजा है इसने तुम्हें? और तुम्हारे इस गैंग में और कौन कौन है? सिगरेट का एक कश लेकर इसने धुआं छोड़ा तो लम्हे भर को धुएं के मगोले इन दोनों के दरमियान हायल हो गए। मुझसे कसम ले लो। मैं सच कसम ले लूं? वाकई? हाँ, ले लें। 100 बंदों के साथ अदालत में उठाओगी कसम? वो टांग पे टांग रखे बैठा सिगरेट लबों में दबाए कश ले रहा था। मैं तैयार हूँ, मुझे अदालत में ले जाए, मैं सब दोहराने को तैयार हूँ। वो तब होगा जब मैं तुम्हारे कहे पे यकीन करूंगा, यकीन जो अभी तक मुझे नहीं आया।
इसने सिगरेट एस्ट्रे पे झटकी। राख के चंद टुकड़े टूट कर गिरे। मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी गैंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे फवाद भाई ने कुछ नहीं बताया था। तुम इसे बचाने की कोशिश कर रही हो, मैं जानता हूँ। नहीं प्लीज। वो लिहाफ उतार कर बिस्तर से उतरी और घुटनों के बल इसके कदमों में आ बैठी। एएसपी साहब, इसने इसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं ला इल्म थी कि आपका क्या मकसद है या फवाद भाई का क्या मकसद है। मैं मेरियट में डिनर पे जाने के लिए तैयार हुई थी। मेरा कोई कसूर नहीं है। इसकी कान सुनहरी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। अल्लाह की कसम ये सच है। अल्लाह की कसम खाने के लिए आगा फवाद ने क्या पेश किया था? डायमंड का सेट? वही शक्की पुलिस ऑफिसर और मखसूस तंजियानदार। जितना वो शख्स वजिया था, इसकी जबान इससे बढ़कर कड़वी थी। महमल का दिल चाहा इसका मुंह नोच ले और अगले ही पल वो इस पर झपटी और इसकी गर्दन दबोचती चाही, मगर हुमायूं ने इसकी दोनों कलाइयां अपनी गिरफ्त में ले ली। इसी कश्मकश में महमल के दो नाखून इसके गाल से रगड़े थे। सिर्फ आंखें नहीं, तुम्हारी तो हरकतें भी बिल्लियों वाली हैं। वो खड़ा हुआ और इसको कलाइयों से पकड़े पकड़े साथ खड़ा किया, फिर झटका देकर छोड़ा। वो दो कदम पीछे जा खड़ी हुई। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। वो मुड़कर जाने लगा तो वो तड़प कर इसके सामने आ खड़ी हुई और फिर से हाथ जोड़ दिए। सुबह हो गई तो बदनाम हो जाऊंगी। मैंने कहा ना बीबी, मुझे ये जज्बाती तकरीरें मुतासिर नहीं करती। इसने अपने गाल पे हल्का सा हाथ फेरा, फिर इस्तेताया मुस्कुराया, फिर कहा, तुम बहादुर लड़की हो, मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, मगर अभी नहीं। अभी तुम इधर ही रहोगी, कम से कम सुबह तक। मैं बदनाम हो जाऊंगी एसपी साहब। रात गुजर गई तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हो जाए, मुझे परवाह नहीं। वो झुक कर सिगरेट ट्रे में फेंक कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो हाथ जोड़े खड़ी रह गई और वो दरवाजा बाहर से बंद करके जा चुका था। दरवाजे की जानिब वो लपकी और दो नॉब से जोर से खींचा। दरवाजा खोलो खोलो। वो दोनों हाथों से जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी, मगर जवाब नदारद। वो बेबस सी जमीन पे बैठती चली गई। फवाद फवाद इसके साथ ऐसा कर सकता है? इसे यकीन ना आता था। इसने क्या बिगाड़ा था फवाद का, जो इसने चंद रुपयों के अवज इसे बेच दिया? वो घुटनों पे सर रखे आंसू बहाती वो शाम याद कर रही थी जब वो इसे देखते देखते चौंका था और चाय का कप लेते हुए उसकी उंगलियां उसके हाथ से मिस हुई थी। कम उम्र, खूबसूरत और अनछुई, आगा ने कहा था, ये हमारी डिमांड पे पूरी उतरती है। तो वो इसलिए चौंका था कि किसी अय्याश शख्स की बिताई गई डिमांड पे इसके घर में पलने वाली वो यतीम लड़की पूरी उतरती थी। तुम कितनी खूबसूरत हो महावर, मुझे पता ही नहीं चला। इसके लहजे का फसूं और फिर इसकी वो सारी इनायतें। वो जानता था कि इसकी कमजोरी क्या है। इसने इसको इसकी पसंद की चीजों की झलक दिखाई थी, यहाँ तक कि वो जब इसके मुकम्मल काबू में आ गई तो फवाद ने इसे इधर भेज दिया, और वो भी कितनी बेवकूफ और सादा थी, इसे पता ही न चला। वो इसको ऑफिस में इधर उधर चीजें साइन करवाने भेज देता था और कोई काम तो इसने मोहम्मद से लिया ही नहीं था। वो तब भी ना समझ सकी। और अब ये शख्स हुमायूं दाऊद, वो जानती नहीं थी कि ये आदमी कौन था, इससे ये सब बातें क्यों पूछ रहा था और इसका मकसद क्या था। इससे सिर्फ इल्म था तो इतना कि अगर रात बीत गई तो सुबह इसे कोई कबूल ना करेगा, और कबूल तो शायद अब भी कोई ना करे। कोई फवाद के खिलाफ इसकी बात पे यकीन नहीं करेगा, कोई इसे बेगुनाह ना समझेगा, और फवाद वो तो शायद सिरे से मुकर ही जाए कि वो कभी महमल को ऑफिस लेकर गया था। खुदाया, वो क्या करे। इसने भीगा चेहरा उठाया, कमरा कदरे धुंधला सा दिखाई देता था। इसने पलकें झपकाई तो आंसुओं के धुंध नीचे लड़कती चली गई। कमरा निहायत खूबसूरती से आरास्ता था। कीमती कालीन, खूबसूरत फर्नीचर और भारी मखमली पर्दे पर्दे। वो चौंकी, क्या इनके पीछे कोई खिड़की थी? वो पर्दों की तरफ दौड़ी और झटके से ने एक रुख खींचा। पर्दा खुलता चला गया। बाहर टेरेस था और इसकी रोशनियां जली हुई थी, जिनमें वो बगैर दिक्कत के दो गनमैन चौकस खड़े देख सकती थी। इसने घबरा कर पर्दा बराबर किया। अल्लाह ताला प्लीज, वो रो कर दुआ करने लगी, और जब दुआ करते करते थक गई तो ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ी हुई और अपना अक्स देखा। रोने से इसका सारा काजल बह गया था। आंखें मुतरम और कदरे भी भयानक लग रही थी। जूड़ा ढीला होकर गर्दन तक आ गया था और घुंघराले लटों के बाल सीधे होने लगे थे। महमल एक मजबूत असाब की लड़की थी। इसके बावजूद फवाद के इस भयानक रूप का सदमा इतना शदीद था कि शुरू में तो इसने हिम्मत हार दी और असाब जवाब दे गए, लेकिन अब वो किसी हद तक सोचने समझने के काबिल हुई थी। फवाद से सारे बदले तो वो बाद में चुकाएगी, अभी इसे इस अखड़ और शर्त मेहर एएसपी कोई कैद से निकलना था। इसने इधर उधर देखा, कुछ खास नजर न आया तो फिर वार्डरोब खोला। अंदर मर्दाना कपड़े टंगे हुए थे। इसने कुछ हैंगर उलट पुलट किए और सोचकर एक कुर्ता शलवार निकाला, ब्राउन कुर्ता और सफेद शलवार।
सबसे पहले इसने साड़ी के बोझ से निजात हासिल की, फिर उस कुर्ते शलवार को पहनकर बाल सीधे करके बैंड में बांधे और बाथरूम में जाकर मुंह अच्छी तरह धो दिया। बाहर निकलने के लिए किसी रोजर को तलाशने इसकी निगाहों को बाथरूम की कोई खिड़की दरवाजा नजर न आया तो मायूसी से पलटने ही लगी थी कि एकदम चौंकी। एक दीवार में शेल्फ था, इसने शैम्पू और शेविंग का सामान रखा था। शेल्फ का अंदर से रिंग बाकी दीवारों से ज्यादा चिकना सफेद था। भला क्यों? वो करीब आई, सारा सामान नीचे उतारा और फिर गौर देखने हुए हाथ फेरा तो एहसास हुआ कि इस खाने के पीछे दीवार नहीं बल्कि कार्डबोर्ड के सफेद पट्टे थे जो मेखों से जुड़े थे। मेखें कच्ची और ताजा लग रही थी। आगे का काम बहुत आसान था। इसने सारे नल खोल दिए ताकि आवाज बाहर न आ जाए और थोड़ी सी मेहनत के बाद फट्टे खींच कर उतार लिए। वो जल्दी में लगाए रही थी तो इसे ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। इसके पीछे खिड़की थी, अच्छी खासी चौड़ी थी, वो इसमें बआसानी से गुजर सकती थी। बेहद मुतमईन होकर महमल ने खिड़की खोली और जब बाहर झांका तो एक लम्हे को सर चकराया। खिड़की से 2 फीट के फासले पर दीवार थी। घर की 4 दीवारी की खिड़की और 4 दीवारी के दरमियान सिर्फ खला था और नीचे बहुत नीचे पक्का फर्श था और वो इस घर की गालबन तीसरी मंजिल पर मौजूद थी। शायद इसीलिए उन्होंने कच्चे पक्के फट्टे लगा दिए थे। इन्हें अंदाजा होगा कि वो यहाँ से नहीं निकल सकती। इसका दिल डूब कर उभरा था। ये आखिरी रास्ता भी बंद होता नजर आ रहा था। वो मायूसी से नल बंद करके खिड़की बंद करने ही लगी थी कि सन्नाटे में हल्की सी आवाज सुनाई दी। आप सहन में क्या कर रही हैं? बस यूं ही तजवीज की प्रैक्टिस कर रही हूँ। लड़कियों की बातें करने की आवाजें बहुत करीब तो नहीं, बहुत दूर भी नहीं थी। वो चौंकी और फिर बाथरूम की लाइट बंद की। बाहर का मंजर कदरे वाजे था। खिड़की से दीवार का फासला 2 फीट का था मगर वो दीवार की मुंडेर थी और वो आवाजें कहीं नीचे से नहीं बराबर से आ रही थी, बिल्कुल बराबर से। यानी इस बाथरूम के बराबर सामने का सहन था। अगर वो ये दीवार फांद जाए तो? इस अछूते ख्याल ने जहन में सर उठाया तो इसने जूते उतारे और नीचे झांका। अगर गिर गई तो नहीं बचेगी मगर मौत इस जिल्लत से तो बेहतर होगी जो सुबह ये इससे भी बदेर घर पहुंचने पर इसे उठानी पड़ेगी। इसने दोनों हाथ चौखट पे रखे ही थे कि कमरे का दरवाजा किसी ने जोर जोर से खटखटाया। दरवाजे की वो अंदर से कुंडी लगा चुकी थी तो वो खोल ना पा रहे थे। यकीनन किसी ने पट्टे उखड़ने की आवाज सुन ली थी। वो लम्हे भर को भी ना घबराई और हाथ बढ़ाकर दीवार को टटोला। वो करीब ही थी। अल्लाहुम्मा बराबर वाले सहन में वो खंकारी थी। अगले लम्हे इसकी जिधर मगर हल्की आवाज अंधेरे वजूद फिजा में गूंजने लगी। अल्लाहुम्मा जअल फी कल्बी नूर, ए अल्लाह मेरे दिल में नूर डाल दे। महमल ने दीवार पे दोनों हाथ रखे और नीचे देखे बगैर पाँव भी ऊपर रख दिया। वफी बसरी नूरन वफी समई नूरा, और मेरी बसारत और समात में नूर हो। घोड़े के पीठ पे सवार की तरह वो दीवार पे बैठी और नीचे देखा सहन की जमीन बहुत करीब थी, दीवार छोटी सी थी। व अन यमीनी नूरन व अन यसारी नूरा, और मेरी दाएं और बाएं जानिब नूर हो। इसने आहिस्ता से दोनों हाथ पांव जमीन पर रखे और वो बिलाखिर बराबर वालों की छत पे उतर आई थी। लम्हे भर को बेयकीन से पलट कर दीवार को देखने लगी जिसके पार एएसपी हुमायूं दाऊद का घर था, बल्कि कैद खाना जिससे वो निकल आई थी। इसी पल दीवार के पार से रोशनी सी चमकी। वो ठटकी। यकीनन किसी ने बाथरूम की लाइट जलाई थी। अपनी बेवकूफी पे इसे गुस्सा आया था। इसे बाथरूम का दरवाजा बंद करके नल खोल कर आना चाहिए था मगर आधी फरारी तो ना थी या फिर इस लड़की की आवाज के फंसू में ऐसी खोई थी कि होश ना रहा। वो फौकी नूर व तहती नूर, और मेरे ऊपर और नीचे नूर हो। सामने एक बरामदा था जिसके आगे ग्रिल लगी हुई थी। ग्रिल का दरवाजा खुला था और दरवाजे से काफी दूर एक लड़की बैठी ग्रिल से टेक लगाए आंखें बंद किए गुनगुना रही थी। वो इमामी नूर व खल की नूरा, और मेरे आगे पीछे नूर हो। वो दीवार के साथ घुटनों के बल सी ग्रिल तक आई। वो लड़की दुनिया माफिया से बेखबर अपने मनाजात में गुम थी। वजह अल्ली नूर, और मेरे लिए नूर बना दे। महमल चुपचाप खुले दरवाजे से अंदर रींग गई थी। लड़की इसी तरह मगन थी। वफी लिसानी नूरा व अस्बी नूरा, और मेरी जुबान असाब में नूर हो। इसने धड़कते दिल के साथ इधर उधर देखा। लंबा सा बरामदा खाली था। बस दूर एक फ्रिज पड़ा था और इसके साथ जालीदार अलमारी थी। अंधेरे में मध्यम चांदनी के बायस इसे इतना ही नजर आया था। वो बहुत आहिस्ता से उठी और दबे पांव फ्रिज की तरफ बढ़ी। वल्लहमी नूरन वद्दामी नूरा, और मेरे गोश्त और लहू में नूर।
फ्रिज और अलमारी के दरमियान छुपने की जगह थी। वो झट इनके दरमियान आ बैठी, मगर सामने ही दरवाजा था। वो लड़की वापस आई तो सीधी इस पे निगाह पड़ती नहीं, इसे यहाँ छुपने के बजाय नीचे जाना चाहिए। वह शायरी नूरा व बशरी नूरा, और मेरे बाल और खाल में नूर हो। अंदर जाने वाला दरवाजा बंद था, अगर इसे खोलती तो आवाज बाहर जाती। वो परेशान से खड़ी हुई, तभी जाली और अलमारी के हैंडल से कुछ लटकता नजर आया। इसने झपट कर वो तारा, वो जॉर्जेट का लबादा था। इसने चांद की रोशनी में आंखें फाड़ फाड़ कर देखना चाहा। वजअल फी नफ्सी नूरा, और मेरे नफ्स में नूर हो। बाहर वो बेखबर सी अभी तक दुआ पढ़ रही थी। इसने लिबादा खोला, वो से अबाया था और साथ एक ग्रे स्कार्फ। महमल ने फिर कुछ नहीं सोचा और अबाया पहनने लगी। तभी इसे एहसास हुआ कि वो मर्दाना कुर्ता शलवार में खड़ी है और नंगे पाँव है। वो अबाया भी इसे गनीमत लगा था। वह अज़िम ली नूरा, और मेरे लिए नूर बढ़ा दे। स्कार्फ को इसने बहुत मुश्किल चेहरे के गिर्द लपेटा। आदत न थी तो मुश्किल लग रहा था। अब इसे किसी तरह नीचे जाकर सड़क तक पहुंचना था। आगे अपने घर का रास्ता तो आंखें बंद करके भी आता था। अल्लाहुम्मा आतिनी नूरा, ए अल्लाह मुझे नूर अता कर दे। वो इसी तरन्नुम में पड़ रही थी। महमल तेजी से अबाया का बटन बंद करके स्कार्फ पे हाथ फेर कर दुरुस्त कर रही थी कि एकदम इसे बहुत खामोशी लगी। बाहर चैन बहुत चुप सा हो गया था। शायद इस लड़की की दुआ खत्म हो गई थी। इसने कदरे घबराहट, कदरे जल्दबाजी में तेजी से दरवाजा खोलना चाहा। इसी पल इस लड़की ने पीछे ग्रिल की चौखट पे कदम रखा। अस्सलाम वालेकुम। कौन? चौकन्नी सी आवाज इसके उकब में उभरी तो इसके बढ़ते कदम रुक गए। दरवाजे पे हाथ रखे रखे वो गहरी सांस लेकर पलटी। वो सामने शलवार कमीज में बलबूस, सर पे दुपट्टा लपेटे, हाथ में किताब पकड़े उलझी निगाहों से इसे देख रही थी। अमर का दिल जोर से धड़का। वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। जाने अब क्या होगा? वो मैं आपकी आवाज सुनकर आई थी। बहुत अच्छी तिलावत करती हैं आप। तिलावत नहीं, वो दुआएं नूर थी। मेरी आवाज नीचे तक आ रही थी क्या? लड़की का अंदाज सादा मगर मोहतात था। महमल का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। इसे किसी तरह इस लड़की को बातों में उलझाकर वहां से निकलना था। एक दफा वो सड़क तक पहुंच जाए तो आगे घर के तमाम रास्ते इसे आते थे। खूबसूरत आवाज हर जगह पहुंच जाती है। मैं तिलावत समझ कर आई थी। मालूम न था कि आप दुआ मांग रही हैं। आपने बताया नहीं आपका नाम। शाइस्तगी से वो कहती। वो लड़की दो कदम आगे आई तो ग्रिल से छन कर आती चांदनी में इसका चेहरा दाग हुआ। चिकनी सफेद रंगत, बेहद गुलाबी होंठ और बादामी आंखें जिनकी रंगत सुनहरी पकराज की थी गोल्डन क्रिस्टल। ये लफ्ज महमल के जहन में आया था और इसे देखते ही वो लम्हे भर को चौंकी थी। बहुत शिद्दत से महमल को एहसास हुआ था कि इसने इस लड़की को पहले कहीं देख रखा है, कहीं बहुत करीब, अभी कुछ वक्त पहले। इसके नक्श नहीं, ये वो भूरी सुनहरी आंखें थी जो शनासा थी। मैं महमल हूँ। जाने कैसे लबों से फिसल पड़ा। मुझे दरअसल रास्ते नहीं मालूम तो भटक जाती हूँ। ओह, आप हॉस्टल में नई आई हैं, न्यू कमर हैं। और इसे उम्मीद का एक सिरा नजर आ गया। वो शायद कोई गर्ल्स हॉस्टल था। जी मैं शाम में ही आई हूँ, न्यू कमर। ऊपर आ तो गई हूँ मगर नीचे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। नीचे? आपके रूम थर्ड फ्लोर पे ही है ना? फिर नीचे? ओ, आप तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी होंगी यकीनन। वो खुद से ही कहकर वो मुतमईन हो गई। मैं भी तहज्जुद के लिए नीचे प्रेयर हॉल में जा रही हूँ, आप मेरे साथ आ जाएं। इस लड़की ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला, फिर गर्दन मोड़ कर इसे देखा। मैं फरिश्ते हूँ, आ जाएं। वो दरवाजा धकेल कर आगे बढ़ गई तो महमल भी मुतज़ब्ज़ब सी पीछे हो ली। सामने संगमरमर की तवील राहदारी थी। दाएं तरफ ऊंची खिड़कियां थी जिनसे छन कर आती चांदनी से राहदारी का सफेद मरमरी फर्श चमक उठा था। फरिश्ते राहदारी में आगे तेज तेज चलती जा रही थी। वो नंगे पांव इसके ताकुब में चलने लगी। मर्दाना खुला पांचे इसके पांव में आ रहे थे मगर ऊपर अबाया ढांप कर रखा था। राहदारी की इख्तिताम पे सीढ़ियां थी, सफेद चमकते संगमरमर की सीढ़ियां जो गोलाई में नीचे जाती थी। इसने नंगे पांव जीने पे रखे। रात के इस पहर जीनों का संगमरमर बेहद सर्द था, यख ठंडा। वो महसूस किए बगैर तेज तेज सीढ़ियां उतरने लगी। 3 मंजिलों के जीने खत्म हुए तो सामने एक कुशादा बरामदा था। बरामदे के आगे बड़े बड़े सफेद सतून थे और सामने लॉन नजर आता था। हल्की चांदनी में बरामदा नीम तारीख सा लग रहा था। एक कोने में चौड़ी, बेहद चौड़ी सीढ़ियां नीचे दिखाई दे रही थी। फरिश्ते इन सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो लम्हे भर को तो इसे खौफ आया। वो बेहद चौड़ी सीढ़ियां खासी नीचे तक जा रही थी। मध्यम चांदनी में चंद जीने ही दिखते थे, आगे सब तारीकी में गुम था। जाने क्या था नीचे। फरिश्ते के पीछे वो सहज सहज कर नीम तारीख जीने उतरने लगी।
بہت نیچے جا کر فرش قدموں تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نیچے نرم سا قالین تھا جس میں اس کے پاؤں دھس گئے تھے۔ وہ ایک بے حد طویل و عریض کمرے میں کھڑی تھی۔ وہ کدھر شروع کدھر ختم ہوتا تھا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھماتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ فرشتے نے دیوار پہ ہاتھ مارا، بٹن دبانے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے جیسے پورا آسمان روشن ہو گیا۔ محمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑا سا ہال تھا۔ چھت گیر فانوس اور سپوٹ لائٹس جگمگا اٹھی تھی۔ ہال 6 اونچے ستونوں پہ کھڑا تھا، بے حد سفید ستون، سفید دیواریں، روشنیوں سے جگمگاتی اونچی چھت اور دیواروں میں اونچی گلاس ونڈوز۔ وضو کی جگہ وہ آگے ہے۔ فرشتے نے اپنے دوپٹے کو پن لگاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے چوکی پہ سر ہلا کر اس طرف بڑھ گئی۔ وضو کی جگہ نیم تاریک تھی، سنگ مرمر کی چوکیاں اور سامنے ٹوٹیاں، ایک ایک کر کے ٹائل چمک رہا تھا۔ وہ ہر شے کو ستائش سے دیکھتی، ایک چوکی پہ بیٹھی اور جھک کر ٹوٹی کھولی۔ فواد اور وہ ایس پی محمل ابراہیم کو سب فراموش ہو چکا تھا۔ سنو، کھلے دروازے سے فرشتے نے جھانکا۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ محمل نے یوں ہی سر ہلا دیا اور پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا جن میں ٹوٹی سے پانی نکل کر پھسل رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر وضو کرنے لگی۔ فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ محمل اس کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، شاید تہجد پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے۔ درد کی ایک تیز لہر سینے میں اٹھی تھی، دھوکہ دہی، اعتماد کا خون، فراڈ، بے وقوف بنائے جانے کا احساس۔ کیا کچھ فواد نے نہیں کیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ کس کس کا ماتم کرتی۔ سلام پھیر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومیاں اور نارسائیاں سامنے آ گئی۔ میں کیا مانگوں؟ مانگنے کی ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے۔ مجھے کبھی وہ نہ ملا جس کی میں نے تمنا کی تھی، جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ مجھے کبھی بھی وہ نہ ملا جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ کیوں میرے پاس وہ سب نہیں ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں؟ اور جب دل نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کیے اور سر اٹھایا۔ سامنے ہال کے سرے پہ ایک بڑا سا سٹیج بنا تھا، درمیان میں میز اور کرسی رکھی تھی، ایک طرف فاصلے پہ ڈائز بھی رکھا تھا، شاید وہاں درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا۔ کرسی کے پیچھے دیوار پہ ایک بے حد خوبصورت نیلاتی سے مزین فریم آویزہ تھا۔ اس پہ وہ سرسری سی نگاہ ڈالتی یکدم ٹھٹک کر رکی۔ خوبصورت عربی عبارت کے نیچے اردو میں خوش خط لکھا تھا، بس لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ خوشی منائیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وہ یک لخت چونکی۔ کیا دیکھ رہی ہو محمل؟ فرشتے بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میں نے بھی ابھی ایسا ہی کچھ سوچا تھا جو ادھر لکھا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا؟ اتفاق کی کیا بات ہے؟ یہ فریم اسی لیے تو ادھر لگا تھا کیونکہ تم نے آج صبح یہاں یہی بات سوچی تھی، مگر فریم لگانے والے کو تو علم نہیں تھا کہ میں یہی سوچوں گی، لیکن اس آیت کے اتارنے والے کو تو تھا نا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچنا ہے اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ نہیں، اس نے شانے اچکائے، میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ دونوں دو زانوں ہو کر بیٹھی تھی اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ اچانک کسی بے قصور انسان پہ خواہ مخواہ مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہم قطعاً بھی بے قصور نہیں ہوتے محمل۔ غلط، بالکل غلط، میں نہیں مانتی۔ وہ جیسے بھڑک اٹھی۔ ایک لڑکی کو اس کا سگا تایا ساتھ پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر کا جھانسا دے کر اسے خوب بننے سنورنے کا کہہ کر اپنی کسی عیاش دوست کے گھر لے جا کر ایک رات کے لیے بیچ جائے، یہ خواہ مخواہ کی مصیبت، خواہ مخواہ کا ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ نہیں نہیں، محمل نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، قطعاً نہیں۔ اسی صورتحال سے بچنے کو تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پہلے ہی سب بتا دیا تھا۔ یقیناً اس لڑکی کو تو یہ علم ہوگا کہ اسے ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ کزن بھی تو نامحرم ہے، اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ اسے اپنا جسم اور چہرہ اس طرح ڈھکنا چاہیے کہ کسی نامحرم بالفرض اس کے کزن کو کبھی علم ہی نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے۔ اب بتاؤ، یہ ظلم ہے یا اس کے ہاتھوں کی کمائی؟ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے دو زانوں بیٹھی آہستگی اور نرمی سے کہہ رہی تھی، اور یقیناً اپنے کزن کے دھوکے میں آنے سے قبل کسی نے اللہ کے حکم سے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا۔ اس کی زمین نے یا شاید کسی انسان نے، مگر اس نے پھر بھی نہیں سنا
اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے عزت اور حفاظت سے رکھے، یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، آؤٹ آف دی وے فیور ہے۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں ہیں محمد جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہے جا رہی تھی اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چچاؤں کا قطعیت سے فواد کو محمل کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا، حسن کے الفاظ اور وہ تنبیہ جو سدرکی منگنی والی روز اس نے کی تھی، اس نے اپنی دائیں کلائی دیکھی، اس پہ منتمل ہوئے زخم کے نشان تھے۔ ہاں، حسن نے اسے خبردار کیا تھا، میں فرشتے میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پہ کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل۔ چلو فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہتی پھر سے کھڑی ہو گئی تھی، مگر محمل اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔ آگہی کا آئینہ بہت بھیانک تصویر پیش کر رہا تھا، اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگی۔ فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں، فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی تھی اور وہ سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے، قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا دل رو دیا تھا، کسی ڈھٹائی سے اس نے سیاہ فام لڑکی کو اس کا مصحف واپس کیا تھا۔ اس سمے اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی، ٹی وی پہ اذان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی، یہ آواز کانوں پہ بوجھ لگتی تھی۔ سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگتا تھا، اور فجر تو سوائے پیپرز کے اسے کبھی نہ پڑھی تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی تھی۔ میرے اللہ تعالیٰ مجھے گھر واپس پہنچا دے۔ وہ پھر سے رو دینے کو تھی، مجھے تیری قسم میں پھر کبھی فواد بھائی کے ساتھ، کبھی تنہا، کبھی ان کو اکیلے نہیں ملوں گی، میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ ایک بات پوچھو فرشتے؟ وہ دنوں ساتھ ساتھ ہال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ پوچھو۔ قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے، قسم ناپسندیدہ چیز ہے، یہ مقدر نہیں بدلتی، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے وقت تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی چڑھتے فرشتے ذرا سی چونکی، کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پہ تم فلاں اور فلاں کا کرو گی۔ رہائی برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے محمل گڑبڑا گئی، دل زور سے دھڑکے۔ ہاں تمہیں گھر جانا ہے نا، میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ ساکت سی سے دیکھے جا رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ بات یہ ہے محمل کہ اول تو تہجد کے وقت یہاں ہمارا مسجد میں کوئی عبایا پہن کر نہیں گھومتا، دوم یہ کہ تم نے میرا عبایا اور اسکارف پہن رکھا ہے، اور سوئم میں نے تمہیں صحن پھلانگتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بوکھلا کر اپنے جسم میں موجود عبایا کو دیکھا، جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پائنچے ذرا ذرا سے جھانک رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کے باتھ روم کی کھڑکی ہماری چھت پہ کھلتی ہے، اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ میں اس سے بات کروں گی، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑا سا خوش مزاج ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ آؤ۔ پھر اس کی شاکڈ شکل دیکھ کر وضاحت کی، ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے، آؤ۔ اسی پل گیٹ کسی نے زور سے بجایا، ساتھ ہی بیل بھی دی۔ فرشتے نے گہری سانس لی، آؤ لڑکی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لائی، پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ فرشتے ادھر۔ وہ باہر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، السلام علیکم۔ اور یہ کیا غلط حرکت ہے؟ تمہیں مسئلہ اس کے کزن کے ساتھ ہے، اس کو باتھ روم میں کیوں بند کیا تھا؟ بالکل ٹھیک کیا تھا، ہے کدھر وہ جواباً بگڑ کر بولا تھا۔ محمل سہم کر قدرے اوٹ میں ہو گئی، یہ تو وہی تھا، وہ اس کی آواز پہچانتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہے، مگر تمہیں اس سے عزت سے پیش آنا چاہیے تھا۔ فرشتے کے لہجے میں دبی دبی سختی تھی۔ جو بھی ہے تم اسے نہیں ہمایوں، تم اس کو مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے بھائیوں جیسے کزن پہ ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی تھی۔ وہ حق تک سنے جا رہی تھی، ابھی تو فرشتے کو بلا واسطہ سب خطر سنا آئی تھی، اور تب فرشتے فواد کو نامحرم کہہ رہی تھی، اور اب ہمایوں کے سامنے اس کی نادانیوں پہ کیسے پردے ڈال رہی گئی؟ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ فواد کریم کی کزن ہے، اسے لے کر آؤ۔ اب کہ ہمایوں داؤد کا لہجہ متوازن تھا، فرشتے اسے راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر چلی گئی تو وہ دھڑکتے دل سے گیٹ کی اور سے نکلی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل طور پر تیار کھڑا، تیور اور ماتھے پہ بل لیے۔ جب میں نے بکواس کی تھی کہ وہاں رہو تو تم نے باہر قدم کیوں نکالا؟ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا حکم مانوں، آپ ہیں کون مجھے حکم دینے والے؟ ہاں، وہ بھی جواباً غرائی تھی۔ واٹ؟ تم زبان سنبھال کر بات کریں ایس پی صاحب، میں مسجد میں کھڑی ہوں، اور اب آپ کا مجھ پہ کوئی زور نہیں ہے۔ اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ تم؟ وہ کچھ سخت کہتے کہتے ضبط کر گیا۔ میں فرشتے کی طرح پلٹا جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی، اس سے کہو میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں،
فرشتے نے خاموشی سے ہمایوں کی بات سنی اور جب وہ چپ ہوا تو وہ محمل کی طرف مڑی۔ اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مجھے ان پر رتی برابر بھروسہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے تنہا گھر جانے اور پولیس موبائل میں جانے میں فرق ہوگا۔ آگے تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آئیں۔ اس نے باہر قدم رکھے، پھر پلٹ کر فرشتے کی طرف دیکھا جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کی پشت پہ وہ عالیشان 3 منزلہ عمارت تھی جس کے اونچے سفید ستونوں بہت وقار سے کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل ہو۔ اس کا گنبد نہ تھا مگر فرشتے اسے مسجد کہہ رہی تھی۔ اس سے متصل بنگلہ اپنی خوبصورت آرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا جہاں اس نے رات میں دیکھا تھا۔ فجر کی نراہٹ میں وہ اور بھی شاندار لگ رہا تھا۔ تھینکس، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ ہمایوں سامنے کھڑی ہوئی اس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر نشست سنبھالی۔ آپ مجھے میرے گھر لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں، سست انداز میں کہہ کر وہ گاڑی سڑک پہ ڈال چکا تھا۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھانے۔ مگر مجھے گھر بی بی، مجھے بحث پسند نہیں ہے۔ خاموش رہو۔ اس کو جھڑک کر ہمایوں نے سپیڈ بڑھا دی۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی، جانے اس کی قسمت اس کو اب اور کیا کیا دکھانے والی تھی۔ آج آغا ابراہیم کے عالیشان محل نما کوٹھی کے لان میں صبح سے ہی سب جمع تھے۔ آغا کریم چہرے پہ ڈھیروں وضو لیے پر رعونت انداز میں کرسی پہ براجمان تھے۔ مہتاب تائی، فضا اور نعمہ چچی قریب ہی کرسیوں پر بیٹھے معائنہ خیزی سے مدھم سرگوشیاں کر رہی تھی۔ غفران چچا اور اسد چچا بھی پاس ہی پریشان سے بیٹھے تھے۔ برآمدے کے مختصر زینے پہ آرزو بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ پلیٹ رکھے وہ اپنی ازلی بے نیازی سے ٹوسٹ پہ جیم لگا رہی تھی۔ اس کے پیچھے برآمدے میں بچھی کرسیوں پہ باقی لڑکیاں بیٹھی خسر خسر کر رہی تھی۔ حسن مضطرب سا گھاس پہ ٹہلاتا، بار بار اپنے سیل فون پہ کوئی نمبر ٹریس کرتا۔ وہ جھنجھلا سا رہا تھا۔ وسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد آقا جان کے برابر کرسی ڈالے اخبار پھیلائے سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر سب کے چہرے کے تاثرات دیکھ لیتا۔ اس کے انداز میں اطمینان اور سرشاری تھی۔ بس ایک مسرت تھی جو کچن میں کرسی پہ بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ان کی ساری زندگی کی ریاضت رائے گا گئی تھی۔ محمد کل اکیڈمی جانے کا کہہ کر باہر نکلی تھی اور جب شام تک ہی اس کی واپسی نہ ہوئی تو اس کا دل بیٹھنے لگا۔ کتنے نفل پڑھ ڈالے، کتنی دعائیں کر لی مگر وہ واپس نہ آئی۔ بات چھپنے والی کہاں تھی بھلا؟ سب کو خبر ہو ہی گئی۔ آقا جان تو سراپا خیز و غضب بن گئے۔ تھانے جانے کی بات کی تو فواد نے ہی انہیں سمجھایا کہ گھر کی عزت داؤ پہ لگانے کا فائدہ، تھوڑی دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ حسن اور اسد چچا ساری رات اسے ہسپتالوں، مردہ خانوں اور سڑکوں پہ تلاشتے رہے مگر جب 3 بجے کے قریب وہ ناکام لوٹے تو گھر میں گویا صفے ماتم بچھ گئی۔ عورتوں کی معائنہ خیز نگاہیں مردوں کی ملامت بھرے فکرے مسرت کو اپنی روحوں میں گھرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اسی وقت سے روئے چلی جا رہی تھی۔ کوئی صفائی، کوئی دہائی نہیں، بس آنکھ میں آنسو اور لبوں پہ ایک ہی دعا کہ محمل کی لاش کسی ہسپتال، کسی نہر نالے سے مل جائے مگر وہ نہ ہو جو ان کی ساری ریاست ضائع کر دے۔ بھاگ گئی کسی کے ساتھ؟ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا جب تائی مہتاب کی آواز کچن میں سنائی دی۔ شک تو مجھے بھی یہی ہے، نعمہ چچی نے بلند سی سرگوشی کی۔ وہ سب رات سے جاگ رہی تھی، البتہ حسن کے علاوہ دوسرے لڑکے لڑکیاں بھرپور نیند لے کر ابھی بیدار ہوئے تھے۔ بس، آقا جان ایک دم دھاڑے۔ اندر کچن میں روتی مسرت نے دہل کر بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سب نے چونک کر آقا جان کو دیکھا جس کا سرخ و سفید چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اب اگر وہ زندہ اس دہلیز پہ آئی تو میں اسے یہیں دفن کر دوں گا۔ سن لیا سب نے؟ ارے ایسی بیٹیوں کا تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ ابراہیم اس کو بھی ساتھ لے کر مرتا، ہماری عزت داغ دار کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ توبہ توبہ، ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا۔ قرآن اٹھا کر چھت پہ جاتی تھی، توبہ استغفار، تاکہ ہم اس پہ شک نہ کریں۔ اسی لیے تو میں نے اس دن کہا تھا مگر کوئی سنے تو۔ تائی مہتاب اپنا غم یاد آیا۔ مسرت کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ تم مر جاؤ محمل، خدا را مر جاؤ مگر واپس نہ آؤ۔ ان کا دل درد سے چلایا تھا۔ آج کے بعد اس کا نام کوئی اس گھر میں نہیں لے گا۔ اور اگر آقا جان کی بات ادھوری رہ گئی۔ کسی نے زور سے گیٹ پہ دستک دی تھی۔ سب نے چونک کر گیٹ کو دیکھا، یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی ٹوسٹ کھاتی آرزو نے بھی سر اٹھایا تھا۔ مسرت دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ صبح کے 7 بجے، پہلے تو کبھی اس طرح دستک نہ ہوئی تھی۔
तो दोस्तों कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से के नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।